नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे TRA जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर 2024 के अंदर कंडक्ट हुआ था, उसके RSR राजस्थान सर्विस रूल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर, उन क्वेश्चंस के एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसकी जो आंसर की है RSR के जो 25 MCQ आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, उसकी जो आंसर की है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर CS अभिषेक ओझा के साथ अभिषेक ओझा सर्च करने पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। कॉमर्स मेरी जान सर्च करने पर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल कॉमर्स मेरी जान के साथ कनेक्ट हो सकते हो। साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हैं और ये जो RSR के 25 MCQ है, इसकी जो PDF है उसको लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान के साथ हमारे से जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं आपके साथ ये जो PDF है वो भी शेयर कर दूँगा। RSR का एक मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लूँ कि भाई RSR के जो क्वेश्चन थे वो किस तरह से थे। TRA जूनियर अकाउंटेंट के पेपर, ये 2024 के जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो RSR के 25 क्वेश्चन आए थे, उसका अगर मैं आपका एक जनरल ओवरव्यू लूँ, एक बर्ड आई पॉइंट ऑफ ओवरव्यू लूँ, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो पेपर का लेवल था वो इजी से थोड़ा सा ज़्यादा था। इसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन ये उम्मीद लगाकर स्टूडेंट ये उम्मीद लगाकर एग्ज़ाम के अंदर गए थे कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पिछले 2-3 पेपर के अकॉर्डिंग जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका हमको क्या कर देना है, डायरेक्ट आंसर दे देना है। इवन एग्ज़ाम के पहले भी काफ़ी सारे स्टूडेंट यही कॉन्फिडेंस में थे कि हम केवल और केवल एक थोड़ा सा पढ़कर चले जाएंगे, एक रीडिंग लगाकर चले जाएंगे। और RSR GFR तो ऐसे हैं कि रीडिंग लगाने से ही वहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे और हम उन क्वेश्चनों का सही आंसर दे पाएंगे। 25 में से 25 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। लेकिन उसके उलट हुआ। उलट क्या हुआ कि क्वेश्चन की जो लेंथ थी वो अच्छी खासी थी, मतलब कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने में, उनके आंसर को समझने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के अंदर जब आप जाते हो, एग्ज़ाम हॉल के अंदर रहते हो, वहाँ पर जो टाइम रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी रहती है आपका पेपर सोल्व करने में, क्योंकि टाइम वहाँ पर आपके लिए लिमिटेड होता है। बाहर जब आते हो तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम आता है, आप एक क्वेश्चन के ऊपर कितना भी सोच सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर आपके पास टाइम लिमिटेड रहता है और वो टाइम का प्रेशर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऊपर रहता है। दूसरा, इस पेपर को देखने के बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरली वो ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े से और टॉपिक है। अब देखो, कोई ये नहीं कह सकता है RSR और GFR के अंदर कि ये तो हमारे कोर्स के बाहर से, हमारे पूरा का पूरा हमारे कोर्स के अंदर से ही आया था, या फिर हमारे कोर्स के कुछ बाहर नहीं आया था। ये तो रूल है, आई बात समझ में, रूल है। ये जितने भी जो क्वेश्चन है वो भी सेम हमारे कोर्स में से आए थे और जिन्होंने भी RSR अच्छे से पढ़ाई थी उनके भी कोर्स में से आए होंगे, डेफिनेटली आए होंगे। लेकिन जो मेन इश्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो तो आप बताते हो कि यार ये टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज हैं। एग्जामिनर ने जो ओल्ड टॉपिक थे, रूल्स में से ही थे, लेकिन ओल्ड टॉपिक थे जहाँ से चांसेस थे कि यार यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइट वे के अंदर पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट की थिंकिंग रहती है कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लग रहा, पढ़ूंगा मैं इसको लेकिन थोड़ा सा लाइटली पढ़ लेता हूँ। एग्जामिनर ने वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए, आई बात समझ में। इसलिए इसलिए ये जो पेपर का जो लेवल है RSR के, स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो के अंदर RSR की ही बात करने वाला हूँ। RSR का जो लेवल है वो मैं कहूँगा कि मॉडरेट लेवल का पेपर है। हार्ड आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि जो रूल्स आपके सिलेबस में हैं, जो रूल आपके नोट्स में से हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मैं एक ओवरव्यू लूँ इसका, तो 13 क्वेश्चन जो थे वो मैं इजी कैटेगरी के अंदर रखूँगा, जो कि डायरेक्ट वैसे रूल से पूछे गए हैं
जिनकी आपको संभावना थी कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर भी नहीं पूछा गया है, आप इजी तरीके से कर सकते हो। 11 जो क्वेश्चन थे वो मैं मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर करूँगा। दो रीज़न है मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर करने के, या तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थे, या फिर ये जो मैंने आपको सेकंड जो बताया कि भाई ऐसे टॉपिक से पूछे गए थे जो रूल में ही हैं लेकिन थोड़े से ओल्ड टॉपिक थे। हार्ड का अंदर मैं कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ। डिलीट एक क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, ऐसे मिलाकर 25 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको 25 में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से लिखिएगा, और अगर उसका हमको लगा कि यार नहीं आप सही हो तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर आपको रिप्लाई भी करेंगे। चलिए वन बाय वन करके, वीडियो थोड़ा सा लेंथी बनने वाला है क्योंकि पेपर का जो लेवल है मैंने ही कहा है कि मॉडरेट रहेगा। पहला क्वेश्चन जो आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्न बाय एन एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी इन फॉरेन सर्विस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अगर आप फॉरेन सर्विस के अंदर ड्यूटी करते हो, या फिर सिंपल सी बात, अगर आप ड्यूटी करते हो तो आप क्या अर्न करते हो, लीव अर्न करते हो। लीव एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको ड्यूटी के साथ ही क्या होती है, अर्न होती है। आई बात समझ में? तो जैसे ही आप ड्यूटी करते हो आप क्या अर्न करते हो, लीव अर्न करते हो। आप अर्निंग करते हो लीव की, लीव को आप कमाते हो जिसका कि आप बाद में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो रहेगा वो आपके लिए सही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गवर्नमेंट सर्वेंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट्स आर। सरकारी सेवक जिन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट दी गई है कि भाई आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना है, ठीक है ना, आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना है। इससे संबंधित जो रूल है एक बार वो देख लेते हैं। रूल 12, गवर्नमेंट सर्वेंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्ति। सीएमजे एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको बाइलिंगुअल जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है और सटीक तरीके से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है, जिससे कि दोनों भाषी जो स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उनको क्या हो सके, उनके लिए यूजफुल हो सके। साथ ही साथ आपने देखा है कि अभी हिंदी जो है वो बहुत ही कनिष्ठ आई थी, बहुत ही हार्ड आई थी। तो अगर आप साथ में बाइलिंगुअल नोट्स पढ़ते हो तो आप उन्हीं शब्दों का आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हो। देखिएगा, द फॉलोइंग केसेज क्लासेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्रूटेड थ्रू ए कम्पिटिटिव एग्जाम who had undergo medical examination in accordance with the regular prescribed for the appointment to the under अपॉइंटेड टू द सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। मतलब कि कोई प्रतियोगी परीक्षा हुई थी, उस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर उसका मेडिकल जो एग्जामिनेशन था वो करवाना कंपलसरी था। तो जैसे ही उस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा, फिर वो प्रतियोगी परीक्षा क्लियर होगा तो उसके बाद में उसको वापस से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली पुलिस वगैरह के केसेज में ऐसा होता है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन सुपीरियर सर्विस अपॉइंटेड इन द टेम्पररी वैकेंसी ऑफ लेस देन 3 months। अगर सुपीरियर सर्विस के अंदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा है, सुपीरियर सर्विस के अंदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा है 3 महीने से कम पीरियड के लिए, तो उसको भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। अगर सुपीरियर सर्विस में नहीं है, क्लास 4 सर्विस में है और किसी टेम्परेरी वैकेंसी के ऊपर लेस देन 6 months, मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर वो नहीं जा रहा है, 6 महीने से कम पीरियड के लिए जा रहा है, तो उसको भी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। एक टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ ऑलरेडी बीन मेडिकली एग्जामिन्ड इन वन ऑफिस इज ट्रांसफर टू अनदर ऑफिस विथ, देखो आपका ब्रेक इन सर्विस नहीं हुआ, आप एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे, आपने बिना सर्विस तोड़े दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आप गए तो भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो था उसको रीएम्प्लॉयड कर लिया गया इमीजिएटली आफ्टर द रिटायरमेंट, मतलब कि जिस दिन उसका रिटायरमेंट हुआ उसके जस्ट बाद में उसको वापस क्या कर लिया गया, सेवा के अंदर ले लिया गया। आई बात समझ में? मतलब कि हाथों हाथ उसको सेवा के अंदर ले लिया गया, कोई ब्रेक वहाँ पर भी नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ पर रूल है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना वापस जरूरी है। ए फिजिकली हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्रूटेड थ्रू ए स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हु हैड, सिंपल सी बात है, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट था, उसको किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू उसको लिया गया है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने उसको क्या कर रखा है, मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा रखा है, तो उसको भी मेडिकल
सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सही है। पहले देखो, ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट री एम्प्लॉयड एट रिटायरमेंट। अब देखो यहाँ पर इमीजिएटली वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, मतलब कि मैं सेवानिवृत्त हुआ, 1-2 महीने का ब्रेक लिया मैंने और फिर मैं सेवा में चला गया, यहाँ पर ये मतलब निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसको एक बार का हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन क्लास 4 सर्विसेज अपॉइंटेड अगेंस्ट टेम्पररी वैकेंसी अगेंस्ट ए टेम्पररी वैकेंसी नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। अगर कोई भी क्लास 4 का सर्विस वाला गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो किसी भी अस्थायी पद के ऊपर 6 माह से कम अवधि के लिए रहता है, तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल यह एग्जेम्प्ट है, यह एग्जेम्प्ट है। इसके ऊपर फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमीजिएटली वर्ड नहीं लिखा है। ये मैंने रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको अलग से इसको समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों गलत हो रहा है ये। नेक्स्ट देखिएगा, ए पर्सन इज री एम्प्लॉय आफ्टर द रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज पास्ट सर्विस। अपनी पूर्व सेवा से त्यागपत्र देने के उपरांत पुनः नियोजित हो जाना। अगेन यहाँ पर भी क्या वर्ड यूज नहीं किया गया है, उसने रेजिग्नेशन दिया किसी दूसरी जगह के ऊपर और उसके बाद में क्या किया है, वो दूसरी जगह के ऊपर जॉब करने के लिए गया है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ब्रेक इन सर्विस हो रहा है। क्योंकि ब्रेक इन सर्विस नहीं हो रहा है, स्पेसिफिकली कहीं पर नहीं बता रखा है, तो इसको भी हम डाउट में रखते हैं। इसको भी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक इन सर्विस हो रहा है। ए टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट हुए ऑलरेडी मेडिकल एग्जामिनेशन इन वन ऑफिस इज ट्रांसफर टू अनदर ऑफिस। देखो यहाँ पर साफ साफ कहा है कि कोई भी टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट था, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, और इस ट्रांसफ़र में कोई भी ब्रेक इन सर्विस नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल ये भी एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पर देखो दो दो ऑप्शन चुनने की बात आ रही है, तो बिल्कुल सेकंड और फोर्थ हम चुन लेंगे। ये बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं हमारे रूल के साथ, बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं हमारे रूल के साथ, तो हम सेकंड और फोर्थ इसका आंसर चूज कर लेंगे। फर्स्ट और थर्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक इन सर्विस हो रही थी। तो यहाँ पर सेकंड एंड फोर्थ आ रहा है आपका डी में, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने मॉडरेट की कैटेगरी में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इमीजिएटली वर्ड था या ब्रेक इन सर्विस जो वर्ड था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर स्टूडेंट उसको मिस करते हैं तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। अगला थर्ड क्वेश्चन, वो भी देखो सेम इसी से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट सर्वेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने से कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट को एग्जम्पशन दी गई है। गवर्नमेंट सर्वेंट इन क्लास 4 सर्विस अपॉइंटेड इन ए टेम्पररी वैकेंसी ऑफ 9 मंथ ड्यूरेशन। नहीं, 6 महीने से ज़्यादा अगर आप किसी भी टेम्पररी वैकेंसी के ऊपर जाते हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, यदि आप क्लास 4 हो तो, और यदि क्लास 4 के ऊपर हो तो आपको 3 महीने से ज़्यादा जाते हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, आप उससे एग्जेम्प्ट नहीं हो। तो ये तो एग्जेम्प्ट नहीं है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोटेड फॉर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस पेड फ्रॉम लोकल फंड टू ए पोस्ट इन सुपीरियर अंडर द गवर्नमेंट। देखते हैं, ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्रूटेड थ्रू ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए अंडर को देखो, ये साफ साफ आ रहा है ना, बाकी नहीं आ रहे, ये साफ साफ आ रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा को पास किया उसने, उस प्रतियोगी परीक्षा के पहले उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी था, तो मेडिकल एग्जामिनेशन उसका ऑलरेडी हो रखा है उस प्रोसेस के दौरान, उस एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान, तो अब उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? और यहाँ पर अगर डी वाले के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो शब्द है कौन सा, विदाउट ब्रेक इन सर्विस, वो यूज़ नहीं किया गया है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टर्मिनेशन लीव। अगेन देखो, ये जो टर्मिनेशन लीव है कैसा है, एक है रूल्स में से, है ना, आप ये नहीं कह सकते कि रूल्स में से नहीं है। देखो ये पूरा का पूरा जो टर्मिनेशन लीव है वो रूल में से ही है ना। पढ़ लेते हैं एक बार टर्मिनेशन लीव के बारे में। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ टर्मिनेशन लीव या सेवा समाप्ति अवकाश। टर्मिनेशन लीव जो होता है, जो 300 क्या कहते हैं 300 दिनों का आपका जो पीएल मिलती है, 300 दिनों की जो पीएल मिलती है, कुछ केसेज में उन 300 दिनों की जो पीएल होती है
उसको आप एज एन टर्मिनेशन लीव क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। एज ए टर्मिनेशन लीव कन्वर्ट करवा सकते हो। कब कब करवा सकते हो, जब कोई टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसको टर्मिनेट किया गया, खुद की गलती से नहीं, खुद की गलती से नहीं, रिट्रीचमेंट हुआ था, या पोस्टों को या फिर एबोल्यूशन ऑफ पोस्ट, वो पोस्ट ही हटा दी गई थी, है ना। इसलिए उसका सुपर एनुएशन, मतलब कि रिटायरमेंट होने की डेट से पहले ही उसकी पोस्ट को हमको ख़त्म करना पड़ेगा, उसकी जॉब को हमको ख़त्म करना पड़ा। तो उस केस में उस टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट के जो पीएल थे, उसको आप टर्मिनेशन लीव के अंदर कन्वर्ट करके उसका पेमेंट कर सकते हो। पद समाप्ति के कारण, या तो पद समाप्ति हो गया या रिट्रीचमेंट हो गया, मतलब कि सरकार कह रही कि नहीं यार अब हमको जरूरत नहीं है इन पोस्टों की, हम इसको निकाल रहे हैं, उस कारण सेवानिवृत्ति की आयु से पहले ही क्या हो रहा था, उसकी पोस्ट समाप्त हो गई। री एम्प्लॉयड जो पेंशनर होते हैं, मतलब कि जो पेंशन वाले व्यक्ति थे, है ना, उनको वापस से री एम्प्लॉयड किया गया, तो उनकी जो लीव पड़ी थी पीएल को, उसको टर्मिनेशन लीव के अंदर क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। पर्सन एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन टर्म्स ऑफ अपेंडिक्स सेकेंड ऑफ राजस्थान सर्विस रूल। ऐसा कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनुबंध पर नियुक्त किया गया है, 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अपॉइंट किया गया है, उसकी भी जो पीएल है उसको हम टर्मिनेशन लीव के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसको हम कैश पेमेंट कर देंगे। अनक्वालिफाइड पर्सन हु हैव टू वेकेट देयर टेम्पररी पोस्ट टू मेक द रूम ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। अनक्वालिफाइड लोगों को हटाया गया, उसकी जगह पर क्वालिफाई, उस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन रखने वाले थे उन लोगों को रखा गया। तो जो अनक्वालिफाइड लोग थे उनकी जो पीएल थी उसको टर्मिनेशन लीव के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको पीएल का जो केस का रुपया है वो इन कारणों में कैसे मिलता है, उसको टर्मिनेशन लीव के अंदर कन्वर्ट करके मिलता है। तो टर्मिनेशन लीव टू एक्सटेंड ऑफ प्रिविलेज लीव, कि भाई प्रिविलेज लीव के तक हम क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, मे बी ग्रांटेड टू द फॉलोइंग गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टर्मिनेशन। और उनका जो टर्मिनेशन होगा या फिर वो जॉब छोड़ के जाएंगे तो उनकी जो पीएल थी उसको टर्मिनेशन लीव के अंदर हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अप्रेंटाइज नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बिन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, सरकारी सेवक जिसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर बर्खास्त करने का जो कारण है वो क्लियर नहीं है। कारण होना चाहिए तो रिट्रीचमेंट होना चाहिए, या फिर सेवा उस पद को समाप्त कर दिया गया हो। जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को टर्मिनेट किया गया हो पेनल्टी के रूप में, देखो पेनल्टी है तो उसकी खुद की गलती है, तो उसकी खुद की गलती है तो भी टर्मिनेशन लीव नहीं मिलेगी। इफ़ ए पर्सन एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, देखो ये साफ साफ ये जो पॉइंट था वो हमारे रूल के अंदर था। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अपॉइंट हुए हो, 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए अपॉइंट हुए हो, तो उस केस में जब आपका टर्मिनेशन होगा तो आपकी जो पीएल होगी उसको हम एज एन टर्मिनेशन लीव क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट रूल से ही पूछा गया था, फिर भी मैंने इसको मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर क्यों रखा होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा ओल्ड रूल वाला क्वेश्चन है, बाकी है रूल्स में सी, है ना। अगर किसी स्टूडेंट ने रूल को अच्छी भली भांति पढ़ा है तो डेफिनेटली वो इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है, ये भी मैं भी कह रहा हूँ। एज कम्पेयर टू, अगर आप कंपेयर करते हो पिछले 3 जो पेपर हुए आपके उनका और इसका, तो डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अर्न प्रिविलेज लीव एट द रेट ऑफ 2.5 days फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ ऑफ हिज सर्विस एज RSC पर्सनल। देखो अगर आप नॉर्मल हो तो आपको 1 महीना कंप्लीट किया तो आपको 2.5 दिन की पीएल मिलेगी, लेकिन आप अगर RSC पर्सनल हो तो अगर आपने 1 महीना कंप्लीट किया है तो आपको 2.5 दिन की ना होकर 3.5 दिन की पीएल या प्रिविलेज लीव आपको मिलती है। तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। एक गवर्नमेंट सर्वेंट में सरेंडर प्रिविलेज लीव नॉट एक्सीडिंग 20 days इन ए ब्लॉक ऑफ 2 years। देखिएगा सिंपल सा रूल क्या है कि भाई 1 साल में आपको जितनी भी पीएल मिलेगी, 30 पीएल अगर नॉर्मल केस करते हैं तो उसमें से 15 पीएल क्या कर सकते हो, आप केस में कन्वर्ट करवा सकते हो। 2 सालों के अंदर 30 दिनों की जो पीएल होगी वो केस में कन्वर्ट हो जाएगी, ना कि 20 दिन की। तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कंपल्सरी रिटायरमेंट सेल बी पेड केस इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी फॉर प्रिविलेज लीव
एट हिज या हर क्रेडिट। कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कंपलसरी रिटायरमेंट को केस इक्विवेलेंट मिलेगा लीव सैलरी। देखो लीव सैलरी जो होती है उसमें तो सभी चीज़ें आ जाती है। आपको लीव सैलरी के अंदर बेसिक पे भी आ जाता है, डीए भी आ जाता है, महंगाई भत्ता भी आ जाता है, एचआरए भी आ जाता है, शहरी क्षतिपूर्त भत्ता भी आ जाता है। जबकि आपको जब रिटायरमेंट किया जाता है उस केस में अगर आपको आपकी पीएल के बदले में जो केस दिया जाता है ना, वो डीए प्लस बेसिक का दिया जाता है। और दूसरी बात, अगर कंपलसरी रिटायरमेंट वगैरह होते हैं तो उस केस में उसका हाफ दिया जाएगा, है ना। तो ये दोनों ही तरीके से गलत है कि भाई लीव सैलरी नहीं मिलेगी, बेसिक प्लस डीए मिलेगा, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट डी तो सही होना ही चाहिए। देखते हैं, केस पेमेंट फॉर अनयूटिलाइज्ड प्रिविलेज लीव सेल बी कैलकुलेटेड फॉर केस पेमेंट। जो भी पे एडमिसेबल ऑन रिटायरमेंट की उसको कितना पे मिलेगा बेसिक पे, उसमें डीएनएस अलाउंसेज हम जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी बेसिक पे प्लस डीए का। एक दिन का वैल्यू आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अनयूटिलाइज प्रिविलेज लीव से कि भाई कितनी उसके पास पीएल पड़ी है। मैक्सिमम 300 दिन, 300 दिन से ज़्यादा, 300 दिन तक मैक्सिमम बोले तो 10 महीने की जो सैलरी है उसको हम क्या करेंगे, एज ए बेसिक पे प्लस डीए के इक्वल हम क्या कर देंगे, उसको पे कर देंगे। तो बिल्कुल ये डी ऑप्शन आपका सही है। अब देखो ये सारे के सारे हमने रूल में पढ़ भी रखे हैं, है ना। रूल 91, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो पीएल अर्न करेगा 2.5 दिन का, जबकि अगर आरएससी है तो 3.5 दिन का पीएल अर्न करेगा 1 महीने की कंप्लीटेड सर्विस के ऊपर। ये हमने बात की यहाँ पर। 91A कहता है कि वो क्या कर सकता है, 2 ईयर्स के अंदर 2 ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक में 15, 2 ब्लॉक में 30 दिनों की छुट्टी के बराबर क्या कर सकता है, केस ले सकता है। और केस पेमेंट जब होता है तो केस पेमेंट कितना होता है, उसको जितना पे है प्लस डीए है डिवाइड बाय 30 करेंगे और कितनी उसके पास पीएल पड़ी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैक्सिमम 300 दिन की पीएल यहाँ पर हो सकती है। सपोज अगर किसी के खाते में 320 पीएल पड़ी है तो भी 300 दिनों का ही पेमेंट होगा, 200 पीएल पड़ी है तो 200 दिनों का पेमेंट उसका हो जाएगा, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द लीव। इनमें से वेतन के बारे में कौन सा पॉइंट सही नहीं है। लीव सैंक्शन अथॉरिटी कैन नॉट रिवोक द लीव ड्यू। नहीं, लीव अगेन कोई आपका अधिकार नहीं है। मैं छुट्टी मांगने गया, ऐसा नहीं होगा कि वो मेरे को छुट्टी देंगे ही देंगे, वो मना भी कर सकते हैं ऑफिस की प्रायोरिटीज़ को देखकर। आई बात समझ में। तो लीव सैंक्शन अथॉरिटी कैन नॉट रिवोक, नहीं, बिल्कुल कौन सा सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है कि रिवोक नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। बार पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सत्य है, नहीं है। क्या कह रहा है, सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। लीव सैंक्शन अथॉरिटी कैन नॉट रिवोक लीव ड्यू, वो जो लीव ड्यू उसको रिवोक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखो ऐसे आप कर सकते हो ना अपनी देसी लैंग्वेज में, कर सकते हैं, तो बिल्कुल यह सही नहीं है। लीव जो होती है वो ड्यूटी के द्वारा अर्न की जाती है। पहला क्वेश्चन भी हमारा इसी के ऊपर बेस्ड था, बिल्कुल ये ड्यूटी के द्वारा ही अर्न की जाती है। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट, आप लीव को एक अधिकार के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हो कि भाई मेरे तो अकाउंट में 30 पीएल पड़ी है, मैं तो घर जाऊंगा 30 दिनों के लिए, आप क्या कर लोगे, ऐसा नहीं होता भाई साहब, आपको उनको पूछना पड़ता है। लीव सैंक्शन अथॉरिटी कैन नॉट अल्टर द नेचर ऑफ लीव, बिल्कुल लीव सैंक्शन अथॉरिटी जो आपकी लीव का जो नेचर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ईएल अप्लाई किया और फिर मैं कहता हूँ कि नहीं यार इसको तो सीएल में कन्वर्ट कर दो, तो लीव सैंक्शन अथॉरिटी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। जो लीव एप्लीकेंट था उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही सिंपल सी बात है, लीव जो है वो आपका कोई अधिकार नहीं होता है। जो आपका लीव सैंक्शन अथॉरिटी होता है वो आपको लीव देने से मना भी कर सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है नूर को बेनूर होना पड़ता है, छोटे से जख्म को नासूर होना पड़ता है। कौन रहना चाहता है अपनों से बिछड़ कर रहना, वक्त सबको मजबूर करके रखता है ना। एक और यहाँ पर कही गई है कि नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर आपको आपके अपनों से मिलने के लिए, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल आपका होम टाउन के अंदर ड्यूटी नहीं है, बाहर है आपकी जॉब, तो आपको आपके अपनों से मिलने के लिए परायों से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो यही है नौकरी की खूबसूरती। नेक्स्ट देखिएगा,
सब्सिस्टेंस ग्रांट बोले तो निर्वाह अनुदान। निर्वाह अनुदान कब मिलता है? जब कोई भी कर्मचारी जो होता है उसके ऊपर कोई कार्यवाही चलती है, उसको वेतन वगैरह नहीं मिलता है, उस केस में उसको हम क्या देते हैं? निर्वाह अनुदान देते हैं। तो नॉट एंटाइटल टू पे ऑन लीव सैलरी, जब किसी भी कर्मचारी को पे और लीव सैलरी, है ना, किसी भी कर्मचारी को वेतन या लीव सैलरी जो है वो पाने का अधिकार नहीं होता है, उस केस में हम क्या करते हैं? उसको सबसिस्टेंस ग्रांट या निर्वाह अनुदान देते हैं। डेफिनेशन वाला जो नियम है 733 उसका है ये। ए मंथली ग्रांट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ पे और लीव सैलरी। निर्वाह अनुदान एक सरकारी कर्मचारी जिसे वेतन या अवकाश वेतन नहीं दिया जाता है को मासिक अनुदान या सहायता निर्वाह अनुदान दिया जाता है। निलंबित कर्मचारी जो होता है उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनको लीव सैलरी नहीं मिलती है, तो इस केस में उनको क्या मिलेगा? इस केस में उनको मिलता है सबसिस्टेंस ग्रांट या फिर निर्वाह अनुदान। 8th क्वेश्चन देखिएगा। एडिशन पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हमने एडिशनल पे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उसका जो मूल वेतन था, सब्सटेंटिव जो पे था उसमें रिवीजन की वजह से लॉस हो गया है, तो उस लॉस की भरपाई के लिए हमने उसको एडिशनल पे दिया है। वो क्या कहलाएगा? वो पर्सनल पे कहलाएगा, प्रेजेंटिव पे कहलाएगा, सब्सटेंटिव पे कहलाएगा, स्पेशल पे कहलाएगा। आइए देखते हैं पर्सनल पे। व्यक्तिगत वेतन सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत वह अतिरिक्त वेतन होता है जो सावधि पद के अतिरिक्त किसी भी स्थायी पद पर कार्यरत कर्मचारी के मूल वेतन में कमी होने के कारण, चाहे वो वेतन में संशोधनात्मक या अन्य कारण से अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त होती है, तो उसकी वजह से क्या किया, उसको स्वीकृत किया जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया है। डिसिप्लिनरी मेजर के अलावा अगर उसके पे में लॉस होता है तो वो पे का जो लॉस है उसको भरपाई करने के लिए उसको पर्सनल पे या फिर व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है। ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 9th क्वेश्चन। एक सर्विस बुक जो होती है वो मेंटेन की जाती है फॉर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट। तो यहां पर आपको एक्सेप्ट में बताना था कि भाई किसके लिए सर्विस बुक मेंटेन नहीं होगी, ये बताना था आपको, है ना। इनको छोड़कर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका रखी जाएगी। तो किनको छोड़कर? देखो, बिल्कुल देखो, ये जो चित्रों के द्वारा मैंने आपको आरएसआर पढ़ाई है, चित्रों के माध्यम से जो आरएसआर पढ़ाई है, ये हम कह सकते हैं कि ये पूरे राजस्थान के अंदर सीएमजे ने ही ये स्टेप उठाया था, जहाँ से चीज़ें आपको याद रहती है। सर्विस बुक इनके लिए तैयार नहीं की जाएगी। अस्थायी कर्मचारी पुलिस अप टू रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए क्लास 4 एम्प्लॉय, तो इनके लिए रूल्स 164 में सर्विस जो रोल होता है वो मेंटेन किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर पुलिसमैन ऑफ द हायर रैंक, इसके लिए भी सर्विस बुक नहीं बनाई जाती है, इसके लिए भी सर्विस बुक नहीं मेंटेन की जाती है। गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन टेम्पररी बेसिस, टेम्पररी जो बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं उनके लिए भी सर्विस बुक नहीं बनाई जाती है। क्लास 4 सर्विसेज के लिए भी सर्विस बुक नहीं बनाई जाती है। तो तीनों के लिए नहीं बनाई जाती है, तो ऑल अबव यहाँ पर आंसर है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? तारा बन जाएगा। जिस भी व्यक्ति के एक या एक से ज़्यादा चाहने वाले हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा चाहने वाले हैं, तो वो क्या बन जाता है? स्टार बन जाता है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी क्या बन जाएगा? हमारा स्टार बन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आपके डिलीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कम्यूटेड लीव? परिणत छुट्टी के बारे में। अब देखो, कम्यूटेड को हमने पढ़ा था रूपांतरित, है ना, लेकिन क्या लिखा है? परिणत छुट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कम्यूटेड लीव क्या होती है? जब भी कम्यूटेड लीव के अंदर क्या होता है? कम्यूट हो जाती है, 2 हाफ पे लीव मिलकर एक कम्यूटेड लीव आपकी बन जाती है। 2 हाफ पे लीव मिलकर एक कम्यूटेड लीव आपकी बन जाती है। कम्यूटेड लीव यूटिलाइज्ड फॉर
एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी मे बी अप्रूव्ड विथआउट मेडिकल सर्विस सर्टिफिकेट, नहीं लिखा गया है ऐसा कहीं पर भी। कम्यूटेड लीव ड्यूरिंग द एंटाइटल्ड, नहीं, 240 दिन के लिए नहीं है। कम्यूटेड लीव ग्रांटेड ऑन प्राइवेट अफेयर्स, नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्राइवेट पर्सनल कामों के लिए कम्यूटेड लीव नहीं मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, सीएल मिलती है। देखो यहाँ पर कम्यूटेड लीव के बारे में जो एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं कि 2 हाफ पे लीव मिलकर एक कम्यूटेड लीव बन जाएगी। इसके अलावा मैक्सिमम जो 180 डेज का आप यूज़ कर सकते हो, है ना, 180 डेज का आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कहा है। चलिए, ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ कम्यूटेड लीव सेल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव। उपभोग की गई कम्यूटेड लीव की दुगुनी छुट्टी अर्ध वेतन छुट्टी से घटाई जाएगी। बिल्कुल ये पॉइंट एकदम सही बैठता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 25 तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि जो भी कथन गलत रहेगा वो आपका सही आंसर है, गलत है वो आपका सही आंसर। देखिएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस मे गेट प्रमोशन इन द फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट, नहीं, वो फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट, वो उसको पेरेंट डिपार्टमेंट में ही प्रमोशन ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो आपका गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे के सही है नहीं है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट में बी ट्रांसफर्ड इन फॉरेन सर्विस अगेंस्ट इज विल। अब देखो ये वाला पॉइंट होता है वो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है कि भाई नो गवर्नमेंट सर्वेंट 2 कैटेगरी आती है, जहाँ पर कंसेंट लेनी होगी और जहाँ पर कंसेंट नहीं लेनी होगी। लेकिन जो जनरल रूल है वो यही कहता है कि भाई किसी भी सरकारी सेवक को उसकी इच्छा के विरुद्ध सेवाओं में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। कैसे? नो गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी ट्रांसफर टू द फॉरेन सर्विस अगेंस्ट हिज विल प्रोवाइडेड दैट। अब ये प्रोवाइडेड दैट जो है वो एक्सेप्शनल केसेज है, दैट रूल नॉट अप्लाई टू ट्रांसफ़र, ये वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। और उसको मैंने क्या किया है यहाँ पर, अगर आप आगे देखते हो तो मैंने सहमति जरूरी नहीं है और सहमति जरूरी है। कहाँ पर जरूरी नहीं है? जब आप गवर्नमेंट के नियंत्रण वाले संस्थानों में ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पर आपकी कंसेंट लेना जरूरी नहीं होता है। आई बात समझ में? और कहाँ पर सहमति जरूरी है? जब सरकारी नियंत्रण वाले संस्थान में स्थानांतरण नहीं होता है वहाँ पर आप किसी कंसेंट लेना जरूरी है। लेकिन एक तरह से यह हम क्या करेंगे, जनरल रूल पकड़ इसको सही मान लेंगे। इसके अलावा कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट में भी ट्रांसफर टू द फॉरेन सर्विस वाइल ऑन लीव। बिल्कुल ये भी हमने बात कही थी, देखो कितने अच्छे से, कि भाई आप लीव के ऊपर हो, है ना, इस बीच के अंदर ही आपका विदेशी सेवा के अंदर स्थानांतरण किया जा सकता है। रूल 143 यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, रूल 143 यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। ट्रांसफर ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट टू द फॉरेन सर्विस इज परमिसेबल, कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर क्या कहते हैं टेम्पररी है तो उसका भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये भी देखो नोट्स में बात लिखी गई थी कि टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसका भी फॉरेन सर्विस के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो परमिसेबल रहता है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपके लिए ए रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पर आपको मैचिंग करना था और स्पेसिफिकली यहाँ पर 2-3 तो पॉइंट ऑलरेडी हमारे आ रखे थे। सबसे पहले सब्सटेंटिव पे, ऐसे क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लिया करो। सब्सटेंटिव पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे और प्रेजेंटिव पे। वह वेतन जिसे सरकारी सेवक प्राप्त करने का तब हकदार होगा जब वह मूल पद पर है। तो ये तो आपके लिए सब्सटेंटिव पे हो गया, ये तो आपके लिए, चलो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। सरकारी सेवक का मूल पद वेतन की हानि से बचाने, तो मूल पद के ऊपर जो वेतन हुआ था उसको, उसकी जो हानि थी उसको बचाने के लिए। तो मतलब कि सी में तो सेकंड लग रहा है, सी में तो सेकंड लग रहा है, और सी में जो सेकंड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। द पे बाई रीजन ऑफ इज सब्सटेंटिव पोजिशन इन द कैडर, कि भाई कैडर में उस पोस्ट के ऊपर है इसलिए उसको वो पे मिल रहा है, इसलिए वो क्या उसका मूल वेतन है। तो ए मेथड आ जाएगा। तो यहाँ पर ए मेथड यहाँ पर है। अब बी में सेकंड और डी में 1 देख लेते हैं। बी में सेकंड स्पेशल पे,
विशिष्ट रूप से अगर आप ड्यूटी करते हो जहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, विशेष वेतन मिलता है। और प्रकल्पित वेतन D1 प्रेजेंटिव पे, द पे टू विच द गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी एंटाइटल्ड इफ ही हेल्ड द पोस्ट, अगर वो पोस्ट के ऊपर काम करता तो उसको जो वेतन मिलता वो उस पोस्ट का क्या होता, आपके लिए प्रेजेंटिव पे होता। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मेटर्निटी लीव, मतलब कि कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है, जो गलत है वही आपके लिए सही आंसर होगा। देखिएगा, मेटर्निटी लीव के बारे में मैंने बहुत ही अच्छा अगेन यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि भाई मेटर्निटी लीव जो होता है वो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, फीमेल, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो टेम्पररी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वूमन हो, चाहे वो प्रोबेशनल ट्रेनी हो। 180 दिनों के लिए मिलता है 2 जीवित बच्चों के लिए। लेकिन अगर सपोज करो कि 2 बार आपने लिया और आपके दोनों बार ही बच्चे जीवित नहीं हुए तो आपको 1 बार और मिल जाएगा। इसकी जो एंट्री होती है, देखो ये ऑलरेडी सब चीज़ें लिख रखी थी मैंने, है ना, बहुत बड़ा रूल है ये, उस रूल को मैंने समराइज करके लिख रखा था। सेपरेट एंट्री होती है इसकी सर्विस बुक में, मतलब कि ये मेटर्निटी लीव, देखो बाकी वाली लीव क्या होती है, जैसे कि आपकी PL होती है, CL होती है, वो क्या होती है मित्रों ध्यान से रखना कि PL मेरे अकाउंट में पहले मिलेगी 30 और उस 30 में से मैं फॉर एग्जाम्पल यूज़ करूँगा 10, क्लियर है मेरी बात, और मेरे अकाउंट में 20 लीव पड़ी रहेगी। जबकि जो PL जो मेटर्निटी लीव होती है, पैटर्निटी लीव होती है ना, वो आपके अकाउंट में आती नहीं है, वो आपको उसकी अलग से एप्लीकेशन देकर आपको सर्विस बुक में उसकी एंट्री करवानी होती है। अलग से ऐसा नहीं होगा कि पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी और फिर आप उसका यूज़ करोगे। आई बात समझ में? देखो सेपरेट एंट्री होती है इसकी सर्विस बुक के अंदर इस लीव को लेकर। आगे कहता है कि अबॉर्शन के केस में मेटर्निटी लीव होती है वो 6 वीक की दी जा सकती है, लेकिन अगर आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन है या फिर अबॉर्शन की धमकी है तो उस केस में आपको जो मेटर्निटी लीव होगी वो नहीं मिलेगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। मेटर्निटी लीव में बी ग्रांटेड टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ मिसकैरेज, बिल्कुल मिसकैरेज के केस में भी दिया जा सकता है, अबॉर्शन के केसेस में भी दिया जा सकता है 6 वीक का। मेटर्निटी लीव इज आल्सो एडमिसिबल टू टेम्पररी, बिल्कुल टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलती है। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट में बी ग्रांटेड टू मेटर्निटी लीव ऑन द थर्ड प्रेगनेंसी इफ देर इज नो सर्वाइविंग चाइल्ड, 2 बार मेटर्निटी लीव मिली, दोनों बार कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं रहा, जीवित बच्चा नहीं रहा, तो तीसरी बार भी उसको मेटर्निटी लीव मिल सकती है। मेटर्निटी लीव सेल बी रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक एंड डेबिटेड टू लीव अकाउंट, और लीव अकाउंट से डेबिट की जाती है। नहीं, अभी समझे ना आप मेरे, पहले आपके लीव क्रेडिट होती है और फिर वहाँ से डेबिट होती है, लेकिन मेटर्निटी लीव के केस में ऐसा आपके लीव अकाउंट में यह मेटर्निटी लीव डेबिट नहीं होगी। आई बात समझ में? क्रेडिट नहीं होगी, आप समझे ना। EL पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है और फिर वहाँ से जितनी आप EL लेते रहोगे, फॉर एग्जांपल मेरी EL 30 क्रेडिट हुई, मैंने 10 EL ले ली तो 10 डेबिट हो गई, 20 का बैलेंस अभी भी मेरे अकाउंट में दिखेगा, मैं कभी भी ले सकता हूँ। मेटर्निटी लीव हुआ, पैटर्निटी लीव हुआ, वो आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं, उनको आपको स्पेसिफिक इवेंट के अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान ही आपको उनको लेना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये जो वर्ड है डेबिटेड हुआ ये लीव अकाउंट से, ये सही नहीं है, तो यहां पर ये डी पॉइंट जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सुपर एनुअरी पोस्ट, जो अधिसंख्यक जो पद हैं उनके बारे में सही कथन को पहचाने। जो अतिरिक्त कार्यभार मिलने पर स्टाफ वृद्धि के लिए अतिरिक्त पदों को सृजित करना, नहीं। अतिरिक्त जो पद होते हैं वो शेडो पोस्ट होती है, बिल्कुल इसका मैंने बताया था शेडो पोस्ट होती है, तो सेकंड तो सही है। ए सुपरएनुअरी जो पोस्ट होती है नॉर्मली क्रिएटेड टू एकोमोडेट द लीन ऑफ एन ऑफिसर, इट इज़ द पर्सनल टू एन ऑफिसर फॉर होम इट इज़ क्रिएटेड एंड नो अदर ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड, बिल्कुल जिसके लिए है उसको ही होती है, बाकी कोई भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों ही सही हो जाएंगे, है ना। जिसके लिए एकोमोडेट की गई उसी को ही मिलेगी, उसके ऊपर कोई और नहीं आ सकता। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट देखना, एक गवर्नमेंट सर्वेंट गेट अपॉइंटमेंट ऑन ए गजेटेड पोस्ट, गजेटेड पोस्ट के ऊपर उसका अपॉइंटमेंट हुआ।
अंडर गोइंग ट्रेनिंग थी उसकी 15 मंथ्स की, 15 महीने की उसको ट्रेनिंग दी गई। ही रिजाइन फॉर द पोस्ट 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही उसने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। यार उसकी ट्रेनिंग पे उसको सिखाने का खर्चा हुआ था। अब क्यों सिखाया, क्यों था, ताकि उसका फ्यूचर में हम यूज़ ले सकें। उसने बीच में ही क्या कर दिया, 1 साल के अंदर ही रेजिग्नेशन दे दिया, तो उससे हम क्या करेंगे, कंपनसेशन लेंगे, वापस उससे रुपया लेंगे। एक बार रूल देख लेते हैं 22A, शॉर्ट में बता देता हूँ। When an appointed gazetted servant is required to undergo training for a specific period before the assuming post, resign and takes another employment during training within the 2 years, और 2 साल की अवधि के अंदर वो क्या करता है, कहीं और पर क्या ले लेता है, जॉब ले लेता है, तो उसको रिफंड देना होगा, एम्यूलमेंट पेड टू हिम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के दौरान उसको जो एम्यूलमेंट यानी वेतन दिया गया था, प्लस अदर एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, जो भी उसके ऊपर खर्चे किए गए थे वो देने पड़ेंगे, लेकिन जो TADA होता है, ट्रेवलिंग अलाउंसेज और DNS अलाउंसेज, वो उसको नहीं देना होगा, बाकी सब देना पड़ेगा उसको। प्रोवाइडेड नो सच रिफंड इफ़ द ट्रेनिंग विल बी यूजफुल, अगर कहीं जगह नई जगह पे जा रहा है, वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग वो यूज़फुल हो रही है, तो उसको रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने जो अभी हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप एक गजटेड पोस्ट के ऊपर हो, राजपत्रित पोस्ट के ऊपर हो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, 2 साल के अंदर अगर आप छोड़कर चले जाते हो, तो उस केस में आपको जितना भी जो रुपया आपको मिला था वो सब देना पड़ेगा, सिर्फ TA और DA को छोड़कर। देखिए कौन सा सही नहीं है। 1 साल की सैलरी देनी पड़ेगी, ऐसा 1 साल की सैलरी का तो ऐसा कोई रूल नहीं है ना, 1 साल की सैलरी का तो कोई रूल नहीं है। एम्यूलमेंट पेड टू हिम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान उसको जो भी दिया गया था वो उसको लौटाना पड़ेगा। एक्सपेंसेज इंकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन हिज ट्रेनिंग, गवर्नमेंट उसकी ट्रेनिंग के ऊपर जो भी खर्चे किए गए थे वो उसको लौटाने पड़ेंगे, बिल्कुल। ट्रेवलिंग एंड डेली एक्सपेंसेज पे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ट्रेवलिंग और DNS अलाउंसेज जो है वो उसको जो मिला था वो उसको लौटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर वो उसको लौटाना नहीं पड़ेगा। TA और DA को, डेली अलाउंसेज और ट्रेवलिंग अलाउंसेज, वो उसको लौटाने नहीं पड़ेंगे, है ना, वो उसको लौटाने नहीं पड़ेंगे, बाकी सब उसको लौटाने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं लौटाना है, ये भी नहीं है, ये वाले पॉइंट हमारे जो है वो रूल के अंदर हैं। आई बात समझ में? तो सेकेंड और थर्ड यहाँ पर हो जाएगा, आंसर इसका सही हो जाएगा। रूल 144A, अच्छा देखो ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा, हाँ है ना, 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे आपके, तभी मैं कहा 2 लिखे थे मैंने, एक क्वेश्चन डिलीट नहीं है आपके। तो ये तो 12 है, ये 11 है और ये 2 है, ठीक है। पढ़ते हैं कि भाई क्यों डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो भी लेंथी बनेगा, सिंपल सी बात है, अगर पेपर का लेवल मॉडरेट है तो वीडियो भी लेंथी ही बनेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें। रूल 144 जो है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। रूल 144A विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति की जो शर्तें हैं वो शर्तें किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। रूल 144A की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट ऑन डेप्यूटेशन टू द पंचायत समिति और जिला परिषद, वो गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको डेप्यूटेशन के ऊपर पंचायत समिति और जिला परिषद में भेजा गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको कि किसी भी म्यूनसिपल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है, कहाँ पर, म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर, उसको अब चाहे ख़त्म भी कर दिया गया, उसके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के अंदर ही भेजा गया है डेप्यूटेशन के ऊपर, जो कि स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट ऑन डिप्यूटेशन हुज टर्म्स आर रेगुलेटेड अंडर द, ऐसी जगह पर भेजा गया है जहां पर उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन डेप्यूटेशन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, तो वहां पर भी यह डेप्यूटेशन की जो शर्तें हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी। चलिए देखते हैं। पहला है गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट डेप्यूटेड टू द रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर स्टेट वर्ड यूज नहीं किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट डेप्यूटेड टू द रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव इन स्टेट, ये स्टेट वर्ड यूज नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इग्नोरेबल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा।
144 रूल एप्लीकेबल यहाँ नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको कि डेप्यूटेशन के ऊपर भेजा गया है पंचायत समिति के ऊपर, यहाँ पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और उनको सुपरसीड किया गया है म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर। म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव या म्यूनसिपल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, उनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर भेजा गया, हो सकता है कि वहाँ पर इनका खुद का अलग से रूल हो, तो मे भी यहाँ पर भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और चलो यहाँ पर होगा भी तो 3 के ऊपर तो रूल एप्लीकेबल है ही नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कोई मैचिंग वाले या फिर जॉइंट आंसर नहीं है, तो अगेन ये क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी एक से ज़्यादा चाहने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपका अगेन क्या बन जाएगा, तारा सितारा बन जाएगा। जिसके भी एक या एक से अधिक चाहने वाले होते हैं वो तारा सितारा स्टार बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए देखते हैं। पेमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड प्रिविलेज लीव रिटायरमेंट इंक्लूडिंग क्रेडिटिंग, सेवानिवृत्ति के समय अप्रयुक्त विशेषाधिकार छुट्टी की संधायर में क्या शामिल है। कहता है कि केस इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ पेड अनयूटिलाइज्ड प्रिविलेज लीव नॉट एक्सीडिंग 300, मतलब कि भाई 300 दिनों से ज़्यादा की उसकी नहीं होगी, उसके खाते में अप्रयुक्त विशेषाधिकार छुट्टी की अवधि जो कि 300 दिनों से अधिक नहीं होगी, उसके बराबर उसको नगद छुट्टी मिल जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर ये पॉइंट सही है। केस इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी इंक्लूडिंग डीएनएस अलाउंसेज इन फोर्स ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन का डीए होता है उस दिन का उसको, जिस दिन उसका रिटायरमेंट होता है उस दिन का जो डीए होता है ना, उसके बराबर उसको क्या मिल जाती है, सॉरी उस डीए के इक्विवेलेंट उसको लीव सैलरी मिलती है। हमने देखा था जिस दिन आपका रिटायरमेंट उसका पे प्लस डीए वो आपको मिलेगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे, हाउस रेंट अलाउंसेज नहीं मिलेंगे, तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये हमने ऊपर जो एक और क्वेश्चन आया था उसमें भी हमने इसका डिस्कशन किया था। नेक्स्ट देखिएगा, आपको इधर बताया गया है कि 3 मंथ्स ऑफ स्टडी लीव अगर आपको मिली है, 6 मंथ्स की मिली है, 1 ईयर की मिली है, 2 ईयर की मिली है। सिंपल सी बात है, जितने कम पीरियड की आपको स्टडी लीव मिलेगा उतना कम बॉन्ड होगा, जितने ज़्यादा की मिलेगी उसका उतना ज़्यादा बॉन्ड होगा। एक बता रहा हूँ कि अगर आप, हालांकि हमने सब चीज़ें रूल में पढ़ी है, मैं यहाँ पर कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं है तो भी आप बिल्कुल कर लोगे, है ना, तो भी आप बिल्कुल कर लोगे। जैसे कि 3 है, इधर देख लो, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 24 महीना। इधर देख लो, 2, 5, 1 और 3। तो सिंपल सी बात है, 3 महीने है तो 1 साल होगा, 6 महीने है तो 2 साल होगा, 12 महीने है तो 3 साल होगा, 24 है तो 5 साल। सिंपल सा है, जितना ज़्यादा लीव पीरियड देंगे उतनी ही ज़्यादा पीरियड का बॉन्ड होगा, है ना, लॉजिकल है। तो आप लॉजिक से भी क्या कर सकते थे, इसका आंसर ले सकते। तो यहाँ पर आपके लिए डी सही हो जाएगा, यहाँ पर आपके लिए डी सही हो जाएगा। ए 3 मंथ्स है तो 1 ईयर, और बी कह रहा है 6 महीने हैं तो आपके लिए 1 साल, 6 महीने है तो 6 महीने है तो, हाँ 6 महीने तो 1 साल आएगा ना। अच्छा 6 महीने है तो 2, अच्छा ये है मैंने 6 महीने है तो 2 साल, फिर बिल्कुल 1 ईयर है तो 3 साल, और 24 है तो 5 साल का आपको बॉन्ड भरना होगा। इजी क्वेश्चन है, आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे अगर आपको ये रूल याद नहीं रहा होगा तो भी। नेक्स्ट देखिएगा 20th क्वेश्चन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ रिमेन्ड विलफुली एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, वो अपनी इच्छा से ड्यूटी से एब्सेंट रहा, मतलब कि उसको कोई भी लीव नहीं दे रखी थी, उसको कोई भी लीव नहीं मिल रखी थी, वो अपनी स्वेच्छा से क्या था, जॉब के ऊपर नहीं आया, काम के ऊपर नहीं आया, तो उस केस में क्या हो सकता है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। द पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंट अमाउंट इंटरमिशन इन सर्विस इन्वॉल्विंग फॉरफीचर ऑफ
फॉरफीचर ऑफ सर्विसेज, मतलब कि उसकी जो सर्विस थी उसको क्या किया जा सकता है, फॉरफिट किया जा सकता है, मतलब कि फिर उसको ग्रेजुटी वगैरह उस पीरियड की नहीं मिलेगी। बिल्कुल किया जा सकता है। उस पीरियड को उस पीरियड को द पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस शेल बी ट्रीटेड ऑन एडवांस लीव, कि भाई उस पीरियड के अंदर उस पीरियड की लीव को उसको आगे वाली जो लीव मिलेगी ना उससे क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रीज़न दे कि भाई साहब ऐसा हो गया था, मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया था छुट्टी के बारे में, छुट्टी लेनी पड़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अंदर क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। विलफुल जो एब्सेंस होगा उसको डाइस नॉन जो होगा उसकी तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, मतलब कि ऐसा माना जाएगा कि इस दौरान वो उसकी सेवा को कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस दौरान उसकी सेवा को कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्रमोशन वगैरह का जो पीरियड होता है उसमें भी माना जाएगा कि इतने पीरियड के लिए वो सेवा में नहीं था। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे। रूल 86 यहाँ पर आपके लिए आता है। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है आपके लिए आपको मैचिंग करना है कि आरसीएस का जो रूल है, चैप्टर जो आपका है 11, उसका सेक्शन अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर सेक्शन 2 के बारे में, सेक्शन 4 के बारे में, सेक्शन 6 के बारे में और सेक्शन 5 के बारे में बताया गया है। आई बात समझ में? सेक्शन कह दो या पार्ट कह दो, तो इन्होंने तो हिंदी में तो धारा लिख दिया है, इसको आप अगर आप भाग करोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, है ना। तो 2, 4, 6, 5 ये सेक्शन है जिसके अंदर रूल्स बताए गए हैं। फिर देखो यहाँ पर आया है मेटर्निटी लीव, हॉस्पिटल लीव, यहाँ पर आया है आपके लिए मेटर्निटी लीव, हॉस्पिटल लीव, हॉस्पिटल लीव, प्रिविलेज लीव और स्टडी लीव। अब देखो मैं कहता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर सेक्शन याद भी नहीं थे और वो इनके सिर्फ और सिर्फ इनके रूल नंबर भी याद रख लेता तो भी वो क्वेश्चन का आंसर दे पाता। कैसे दे पाता? सबसे पहले यहाँ पर कहा है मेटर्निटी लीव। सबको पता है मेटर्निटी जो लीव होती है वो रूल नंबर 103 में आती है, रूल नंबर 103 में आती है। हॉस्पिटल जो लीव है वो 105 में आएगी, वो आएगी आपके लिए 105 में। प्रिविलेज्ड जो लीव है वो आपके लिए 91, 92 में आएगी। और स्टडी जो लीव है वो आपके लिए आएगी 109 में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहला सेक्शन तो इनमें से पहला इसका आएगा। अगर हम बात करते तो दूसरा सेक्शन इसका आएगा, क्योंकि सेक्शन ऐसे ना, सेक्शन को कैसे डिवाइड करके रूल्स में, मतलब पहले स्टार्टिंग वाले रूल, फिर बाद वाले रूल, फिर बाद वाले रूल, फिर बाद वाले रूल, उसके बाद में जो 3rd नंबर का सेक्शन गिवन ऑप्शन में से है वो इसका होगा और 4th वाला इसका होगा। अगर मैं इसके बेसिस के ऊपर भी इसका आंसर निकालूं, ये आप कब कर पाओगे स्टूडेंट? ये आप तभी कर पाओगे जब आप फ्रेश माइंड से एग्जाम में जाओगे। अगर घबराए हुए जाओगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए स्टूडेंट को मैं हमेशा कहता हूँ कि माइंड फ्रेश रख के जाइएगा आप एग्जाम में, आप ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। तो सबसे जो छोटा है 2 वाला वो किसका होगा आपके लिए? प्रिविलेज लीव का। उसके बाद में 2 के बाद में आता है 4 होगा आपके लिए मेटर्निटी लीव का। उसके बाद में आता है 5 होगा आपका हॉस्पिटल लीव का और 6 होगा आपका स्टडी लीव का। देखते हैं डी में 3, 1, 4, 2, देखो 3, 1, 4 और 2, बिल्कुल देखो सटीक तरीके से हमने इसका आंसर दे दिया है। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, है ना। द टर्म डेप्यूटेशन कवर्स ओनली अपॉइंटमेंट मेड बाय, जो डेप्यूटेशन होता है वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ही होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमोशन होगा तो भी आपके पेरेंट डिपार्टमेंट में आकर ही करना होगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट लीन ऑन ए पोस्ट मे बी टर्मिनेटेड ऑन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट लीन ऑन ए पोस्ट, किसी पद पर सरकारी सेवक के धारणाधिकारी को समाप्त हो सकते हैं। परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ देयर पोस्ट, कि एक पद के ऊपर आपका पदाधिकार कब समाप्त हो सकता है? आप परफॉर्म कर रहे हो तो समाप्त होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत कह दिया। द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विज लीव विथाउट लीन, सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर कि भाई
मैं इस पद के ऊपर अपना पदाधिकार छोड़ता हूँ, मेरे बेटे को ले लीजिए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बीइंग सस्पेंड, अगर सस्पेंड हो गए तो भी आपका उस परमानेंट पोस्ट के ऊपर पदाधिकार रहेगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, सोल होगी, आप वापस पोस्ट पे आ जाओगे। एक साथ आप दो पदाधिकार नहीं रख सकते हो। यदि आपने एक्वायर कर लिया है कोई परमानेंट पोस्ट किसी अदर कैडर में, एक साथ आप दो सरकारी पद नहीं रख सकते हो, तो उस केस में आपका जो पहला सरकारी पद का जो लीन है, ग्रहणाधिकार है, धारणाधिकार है, वो समाप्त हो जाएगा। तो उस केस में समाप्त हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके लिए सही होगा। हु इज एलिजिबल फॉर द स्टडी लीव, स्टडी लीव के लिए कौन एलिजिबल है? एक पुलिस ऑफिसर जो कि वांट टू परस्यू कोर्स ऑफ स्टडी या इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल लॉज। रूल्स में तो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको डाउट की कैटेगरी में लेके आते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने 20 साल की सेवा कंप्लीट कर ली, उसको तो नहीं मिलेगा। ए टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ कंप्लीटेड 3 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, एक टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस की है, उसको आपको स्टडी लीव के लिए वो परमिसेबल है। तो जो डायरेक्ट आपके लाइन है रूल्स में से, वो आपके लिए सी वाली जो लाइन होगी वो सही हो जाएगी। अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से कर ही लोगे। 3 1 4 2 है ना, 3 1 4 2 है। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट, रूल नंबर 59। पावर टू एग्जेम्प्ट 62, रिकॉल फ्रॉम ड्यूटी 66, रिकॉल फ्रॉम ड्यूटी। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एक गजेटेड सर्वेंट का, गजेटेड ऑफिसर का, वो रूल 70। इजी क्वेश्चन है, अगर आप टाइटल भी पढ़कर गए हो तो आप इसका आराम से आंसर दे दोगे। तो यह 1 घंटे में हमने जो 25 क्वेश्चन थे आपके राजस्थान सर्विस रूल के, उसका हमने एनालिसिस किया। अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 2 बातें बताई थी, क्वेश्चंस का जो लेवल था वो मॉडरेट था, लेंथी क्वेश्चंस थे, ऐसे टॉपिक से पूछे गए थे जो थोड़े से ओल्ड टॉपिक थे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे, उन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन रूल्स में से ही पूछे गए हैं, आउट ऑफ द रूल कुछ भी नहीं पूछा गया है। आपका ये पेपर कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए, आप ज़रूर से हमको बताइएगा। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, डाउट इन द सेंस आपका लॉजिक रहना चाहिए, आपने वो क्वेश्चन आंसर टिक कर दिया इसलिए वो आंसर होना चाहिए, वो कोई बात नहीं होती है। गलत है तो गलत क्यों है, आपका सही है तो आपका सही क्यों है, आपको दोनों बातें बतानी पड़ेगी, तब जाकर वो अप्रोप्रिएट रहेगा। आई बात समझ में? समरी देखते हैं तो 12 क्वेश्चन इजी, 11 क्वेश्चन मॉडरेट, 2 क्वेश्चन आपके डिलीट होने वाले हैं, ऐसे मिलाकर पूरे 25 क्वेश्चंस आपके होते हैं। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान से जरूर से जुड़ जाइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।